हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कैनवस क्लासेस एंड चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास में है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लॉजिकल है, जहाँ पर आपको रीज़न समझ भी आते हैं, है ना। मतलब इट्स इंटरेस्टिंग, रटने वाली चीज़ें कम है, समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। तो वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। इट इज़ इंटरेस्टिंग। और इसके अलावा जबकि हम ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करें तो ब्लॉक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं कि समझने वाली चीज़ें नहीं हैं, बट हमें अपनी प्रेपरेशन में जहाँ तक हमें जाना अलाउड है, जहाँ तक पढ़ने की हमें ज़रूरत है, उसमें समझने वाला पार्ट थोड़ा कम रहता है और रटने वाला थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि रिएक्शंस के क्या आउटकम्स आएंगी, क्या प्रोडक्ट होंगे, वो ज़्यादातर आपके याद करने वाली चीज़ें ही हैं। तो दिस इज़ अ चैप्टर दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्यारा चैप्टर है, तो ध्यान दें इस पर, क्योंकि एक बार आपको ये चैप्टर समझ आ गया, 4 नंबर आपके पक्के हैं एग्जाम में। सेकेंडली, इतना इंटरेस्टिंग है कि एक बार आपको समझ आ गया, फिर आपको बार बार इसको रिवाइज करते रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्स उतने याद नहीं करने हैं, यहाँ पर समझने वाला पार्ट ज्यादा है। ठीक है, तो रिपीटेड रिवीजन इसमें उतना रिक्वायर्ड नहीं होगा एंड इट इज अ वंडरफुल जर्नी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो पता, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्सेस जिनको आप बोलते हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनका यूज बहुत पुराने जमाने से होता आया है, जब लोग इस बात से भी अनजान थे कि वो जो यूज कर रहे हैं चीजें, वो अल्टीमेटली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, या किसी दिन इनका नाम पड़ेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनमें बॉन्डिंग कैसी है उसके बारे में बात करेंगे। तो यूज बहुत पुराने जमाने से होता आया है। जैसे पेंटिंग है, तो पेंटिंग के लिए जो कलर्स यूज किए जाते हैं मोस्टली दे आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपके कपड़ों को डाई करना है, डाई करने के लिए जो कलर्स यूज किए जाते हैं दे आर मोस्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बिकॉज जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं दे कम इन ऑल वैरायटी। जो भी कलर आप इमेजिन कर सकते हो दैट इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्सेस। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हर तरह का कलर का कंपाउंड बनाते हैं, तो हर एक कलर आपको उसमें मिल जाएगा किसी भी तरह का। तो इसलिए इतने कलरफुल हैं। तो इनके एप्लीकेशन सिर्फ कलरिंग इंडस्ट्री में ही नहीं है, मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है। बहुत सी दवाइयाँ जो हम लेते हैं दे आर बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्सेस होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे हीमोग्लोबिन की बात करें या आप नेचर में क्लोरोफिल की बात करें, तो दे आर बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिनके स्ट्रक्चर के सेंटर में एक मेटल आयन है। तो मेटल आयन सेंटर पे होता है, उसके राउंड एक स्ट्रक्चर बना होगा। अब वो स्ट्रक्चर आपका ऑर्गेनिक नेचर का भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक नेचर का भी हो सकता है, किस तरह की बॉन्डिंग है, तो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एंड इट इज बॉडी में भी प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्सेस, हमारे दवाइयों में भी प्रेजेंट होते हैं, हम जो पहन रहे हैं कपड़े है ना उनके कलर्स में भी प्रेजेंट होते हैं, और अलेक्जेंडर द ग्रेट की बैटलफील्ड तक में ये कलर्स प्रेजेंट थे। चलिए सो स्टार्ट करें। यस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 1 थोड़ा सा लंबा होने वाला है, और इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन एंड टर्म्स यूज इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, राइट। नेमिंग एंड ऑल वो हम आगे बात करेंगे, पर इंट्रोडक्शन काफी डिटेल में होने वाला है, बिकॉज इंट्रोडक्शन में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने नॉर्मली नहीं पढ़ी होंगी, कभी आपको नहीं पता होगा, आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा। तो जस्ट फोकस ऑन द क्लास जो भी चल रही है, एंड इसके अलावा आपको नोट्स के लिए भी कुछ बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग दैट यू नीड इज गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, सो डू टेल योर फ्रेंड्स। सो सॉरी फॉर द स्लाइट डिस्टर्बेंस। ठीक है, चलिए तो पहले स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से। मंदिरों में घंटियों का क्या पर्पस होता है? व्हाई डू टेम्पल्स हैव बेल्स? घंटी बजाते हैं, बचपन से शौक होगा, बचपन से जब छोटे थे और पापा मम्मी के साथ कभी आप मंदिर जाते होगे। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आप सभी मंदिर जाते होंगे, बट फिर भी अगर आपने देखा होगा कि मंदिरों में घंटियां बजती हैं, तो जो घंटियों का ये साउंड का जो ये कल्चर है या जो साइंस है, ये सिर्फ आपके मंदिरों में नहीं, हर एक रिलीजन में है। साउंड एक हीलिंग पावर रखती है। ठीक है, तो साउंड एज अ साइंस जो इसकी हीलिंग पावर है या इसके बाकी जो बेनिफिट्स हैं, उसी का एक पार्ट है, एक एप्लीकेशन है, जिसकी वजह से मंदिरों में घंटियां लगाई जाती हैं। तो इसके साइंटिफिक पार्ट को हम देखते हैं। देखिए, तो अकॉर्डिंग टू उगामा शास्त्र, उत्थस्त्रम विसासथे ज्ञानम सहारे परम सनित्थना ममर्थिनम घंटायालाचनाथ भवित। 430 पे होते पढ़ना।
Yes, so it means that the bell is used to give sound for keeping evil forces away and the ring of the bell is pleasant to the god. अब देखिए नॉर्मली हम मंदिर या रिलीजियस जगहों पे क्यों जाते हैं? ताकि हम दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस, थॉट्स, नेगेटिविटी से डिस्कनेक्ट होके अपने आप से थोड़ी देर के लिए कनेक्ट हो सकें, या जिसको हम बोलते हैं द ऑलमाइटी, द गॉड, ठीक है, उनके साथ कनेक्ट हो सकें। सभी जानते हैं कि गॉड हम सब के अंदर भी है, राइट? तो वी नीड टू डिस्कनेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम एवरीथिंग एल्स जो हम करते रहते हैं, है ना, दुनिया भर की चीज़ें, और उससे डिस्कनेक्ट होके हमें अपने आप के साथ जुड़ना है। तो जैसे आप घंटी बजाते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो एकदम से आपके जो थॉट्स का पैटर्न है, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी चलती रहती है, उस पैटर्न को एकदम से ब्रेक करता है, तोड़ता है और आपको प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। क्योंकि आप अपने विचारों में, थॉट्स में कोई फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, पास्ट के बारे में सोच रहे हो, परेशान हो, कुछ भी हो, वरीज हैं, दुनिया भर का स्ट्रेस है, वो तोड़ के आपको सडनली प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। तो घंटी जिस मेटल के कॉम्बिनेशन से बनती है, इट्स अलॉय, है ना, एक पर्टिकुलर मेटल नहीं है, मल्टीपल मेटल्स की कॉम्बिनेशन से जो घंटी है वो बनाई जाती है। और अगर बोला जाता है कि अगर आइडियल तरीके से, बिल्कुल सही तरीके से घंटी बनाई गई है, उसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल एक्यूरेट हुआ है, देन द इको शुड लास्ट फॉर 7 सेकेंड्स। ओके, अगर उसकी घंटी का इको 7 सेकंड तक नहीं रहता, दैट मीन्स उसकी जो कंस्ट्रक्शन थी दैट वाज इम्परफेक्ट, राइट? ओके, तो बेल रिंग क्लियर आवर माइंड एंड हेल्प्स अस स्टे शार्प एंड कीप आवर फुल कंसंट्रेशन ऑन डिवोशनल पर्पस व्हाइल वी आर एंटरटेनिंग द इनर सैंक्टम। बिकॉज मंदिर में जाने का पर्पस नहीं होता कि आपको किसी की पूजा करनी है, बिकॉज द ऑलमाइटी गॉड हिमसेल्फ वो आपके अंदर भी है, वो हर जगह पे है। वो एक ऐसी जगह है जहां पर हमें दुनिया से डिस्कनेक्ट होके अपने आप के साथ कनेक्ट होने का समय मिलता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है, राइट? तो चलिए, तो घंटी बज गई, चलो अब फुल पॉजिटिविटी के साथ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो विल स्टार्ट द डिस्कशन विद ब्लू रेवोल्यूशन। तो आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे थे आप, कहाँ ब्लू रेवोल्यूशन पे आ गए? ये क्या है? ये लहरें, ये पानी, ये क्या चल रहा है? देखो, ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है, द ग्रेट वेव ऑफ कानाकावा, ठीक है। इस पेंटिंग, तो ये बहुत फेमस है, ये आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगा कि इट्स अ पॉपुलर वन। इसमें जो ब्लू कलर यूज किया गया है दैट इज नॉट एन ऑर्डिनरी ब्लू कलर, ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, राइट? दिस आयरन हेक्सासाइनोफेरेट फर्स्ट सिंथेटिक ब्लू डाई। ये ऐसा ब्लू कलर, आप बोलोगे सर इसमें ऐसा क्या खास है, उससे पहले ब्लू कलर नहीं था क्या? हाँ, पहले भी था, पर जो ब्लू कलर है इसको प्रिपेयर करना बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। अभी तो नहीं है, पर पहले के ज़माने में ब्लू कलर बनाना बहुत एक्सपेंसिव होता था, इसलिए आर्टिस्ट को तो चाहिए ब्लू कलर, तो वो प्रोक्योर करना भी एक्सपेंसिव था, पेंटिंग्स भी एक्सपेंसिव थी, और वो ब्लू कलर टाइम के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में फेड हो जाता था, दैट वाज नॉट स्टेबल। तो पेंटिंग्स आपकी धीरे धीरे फेड हो जाती थी, पर ये पहला ऐसा कलर था जो स्टेबल था लाइट की प्रेजेंस में और एयर की प्रेजेंस में, राइट? तो इसीलिए तो दिस वाज नोन एज द ब्लू रेवोल्यूशन। ये ब्लू कलर इतना पॉपुलर हुआ, इसको एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ। अब सोचो ना, अगर हिस्ट्री में कोई चीज ऐसे नोन है, द ब्लू रेवोल्यूशन, तो इट मस्ट हैव बीन समथिंग इनक्रेडिबली ग्रेट, है ना, बहुत बड़ी चीज रही होगी। यस, इट वाज, राइट? तो ये जो ब्लू कलर का डाई है, सिंथेटिक डाई, दिस इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। देन दूसरा, अगर हम बात करें हिस्ट्री में, हिस्ट्री मैंने आपको जैसे कहा था कि लॉन्ग बिफोर जब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में जाना, उससे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज स्टार्ट हो चुका था। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपनी बैटल्स में इसका इस्तेमाल किया है। एक वॉर उनकी थी, बैटल विद द पर्शियन आर्मी। पर्शियन एम्पायर अपने आप में बहुत बड़ा एम्पायर था, ठीक है। आपने ऑब्वियसली बात है, पर्शिया के बारे में आपने सुना ही होगा, गेम्स में लेके या फिर मूवीज को लेके। तो पर्शियन एम्पायर बहुत बड़ा था, उनकी बहुत जबरदस्त आर्मी थी। और जो मैसिडोनियन आर्मी थी, अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी जो थी, इट वाज मतलब उस लेवल की उतनी बड़ी आर्मी नहीं थी नंबर्स में। तो नंबर्स के अकॉर्डिंग उनको डिफीट कर पाना पर्शियन आर्मी को डिफिकल्ट था। उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई। तो फर्स्ट डे ऑफ बैटल के बाद इन्होंने क्या किया, एक प्लांट आता है रेड मैडर, ठीक है, उस प्लांट की जो रूट है, ठीक है, उसको पीस के आप उससे रेड कलर की डाई, मतलब उससे रेड कलर बना सकते हो। उन्होंने वहां से रेड कलर वो बना के उससे ना अपने सोल्जर्स के कपड़ों को इस तरह से स्टेन कर दिया, ताकि दूर से देखने में लगे कि
जो सोल्जर्स हैं इनके, ये अभी भी घायल हैं, ये कल के घायल सोल्जर थे जो आज भी लड़ने के लिए आए हुए हैं, तो दे आर ऑलरेडी टायर्ड, वुंडेड, है ना, तो इनसे लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी। तो दूर से उनको देख के कि दे आर वुंडेड, उनके कपड़े लाल हैं, तो पर्शियन आर्मी को लगा, उनके कमांडर्स को लगा कि यार हमारी तो विक्ट्री एकदम पक्की है। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए और उन्होंने अपने डिफेंसेस को वीक कर दिया, लूज कर दिया, और कोई बात है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया और उनके क्या हुआ, डिफीट होगी। तो दैट इज वन ग्रेट एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और तो इन द एंशिएंट डेज द इंडियन पेंटर्स दे प्रैक्टिस द यूज ऑफ मेटल सॉल्ट्स विद द वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट्स। मेटल सॉल्ट को जब आप वेजिटेबल के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, मेटल सॉल्ट में आपके जो आयंस हैं मेटल के, वो वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट में जो प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और उसको मिला के जो कलर बनता है उससे फैब्रिक्स की पेंटिंग करते थे, वॉल पेंटिंग करते थे। द कलर वॉज ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ द मेटल आयंस विद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मेटल एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है, या सॉरी नॉट मेटल एक्सट्रैक्ट, वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट्स, यहाँ पे वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट्स, राइट। जैसे जी सॉल्ट है, PtCl2.KCl.C2H4, दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। जी सॉल्ट काफी इंपॉर्टेंट भी, आपने बुक्स में इसके बारे में पढ़ा भी होगा और पढ़ोगे। सेकेंड, CuCl2 इन एक्वस अमोनिया। अब चलो इसकी कहानी आपको सुनाता हूं मैं। पहले आप एक चीज देखो बेटा, PtCl2.KCl.C2H4, C2H4 क्या आपका इथेन, तो ये एक सिंगल कंपाउंड है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को जब हमने बाद में स्टडी भी करना स्टार्ट किया तो क्यों इनकी तरफ इंटरेस्ट इतना गया, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, 3 स्टेबल कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। 3 स्टेबल कंपाउंड, PtCl2 अपने आप में स्टेबल कंपाउंड है, KCl अपने आप में स्टेबल कंपाउंड है, C2H4 अपने आप में स्टेबल कंपाउंड है। हाँ, तो क्वेश्चन इज स्टेबल कंपाउंड्स क्यों मिलके एक नया कंपाउंड बनाएंगे, व्हाई, है ना, इस चीज को स्टडी करना जरूरी था। बॉन्डिंग कभी भी होती है किन्हीं चीजों के बीच में, बॉन्डिंग इज ऑलवेज टू अचीव स्टेबिलिटी। भैया ये ऑलरेडी स्टेबल कंपाउंड था, ये ऑलरेडी स्टेबल कंपाउंड था, ये ऑलरेडी स्टेबल कंपाउंड था, ये तीनों मिलके फिर क्यों एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर एक्सप्लोर करने के लिए, जानने के लिए रिसर्च की गई और नई थ्योरीज आई जिनको हम कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग थ्योरीज बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग सा ये रिएक्शन दिखाता हूं मैं। CuCl2 को अगर हम एक्वस अमोनिया में डालें और एयर मतलब एक्सपोज टू एयर उसको कर दें, तो एयर की प्रेजेंस में कोबाल्ट 2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज हो जाएगा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में, तो ये बन जाएगा CuCl3.6NH3 और इसके क्रिस्टल्स मतलब क्रिस्टलाइज कर जाएगा, प्रेसिपिटेट कर गया। अब इसमें अमोनिया है और अमोनिया एज अ बेस आप जानते हैं, तो अमोनिया अगर बेस है तो उसको आप स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार रिएक्शन होना चाहिए, तो उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट किया गया। एंड मजे की बात था, अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है, कंपाउंड ये बना Cu2SO4 थ्राइस .12NH3। जबकि यार अमोनिया के साथ तो रिएक्शन हो जाना चाहिए था, एसिड बेस रिएक्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ, अमोनिया नहीं निकला इससे। वैसे ही अगर आप इसको HCl के साथ बॉयल करते, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तब भी अमोनिया का लॉस नहीं हुआ। तो मतलब यार अमोनिया बेस था फिर भी नहीं रिएक्ट किया, ना H2SO4 के साथ किया, ना HCl के साथ किया, आप हीट भी कर रहे हो उसको फिर भी नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि अमोनिया के साथ जो बॉन्डिंग है कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, जिससे कि ये कंपाउंड अपने अमोनिया को मॉलिक्यूल्स को लूज करने के लिए रेडी नहीं है। इट इज नॉट रेडी टू लूज द अमोनिया मॉलिक्यूल्स, so they are not going to react either with the H2SO4 or with the HCl. Now, the precipitation of AgCl from the aqueous solution of cobalt amines indicates the presence of free chloride ions in the solution. मतलब ये जो cobalt amines थी like CuCl3.6NH3 या CuCl3.5NH3.H2O या CuCl3.5NH3, मतलब कोबाल्ट के साथ आपके क्लोरो भी प्रेजेंट और अमोनिया भी प्रेजेंट है। अब वो 6 थे, 5 थे, 4 थे, 3 थे, दिस विल वेरी। तो ये सारे कलेक्टिवली क्या कहे गए, कोबाल्ट अमीन्स। बट इन कोबाल्ट अमीन्स को जब AgNO3 के साथ ट्रीट किया तो कभी कभी AgCl बना, कभी नहीं बना, कितना बना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, तो देख लिए, द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl from the aqueous solution of cobalt amines indicates the presence of free chloride ion.
कि अगर यहाँ पे AgCl बनता है इस रिएक्शन में, इफ AgCl इज बीइंग फॉर्म्ड, दैट मीन्स क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट। बिकॉज क्लोराइड आयन अगर फ्री स्टेट में प्रेजेंट था, ओनली देन इट विल कंबाइन विद Ag पॉजिटिव आयंस एंड फॉर्म AgCl। तो क्लोराइड आयन Ag पॉजिटिव के साथ कंबाइन तभी करेगा अगर वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट है और AgCl बनाएगा। तो देखिए पहले वाला ये वाला कंपाउंड था, इसको AgNO3 से ट्रीट करते हैं हम, देन वी गेट व्हाट 3 AgCl। इसके पर मॉलिक्यूल हमारे को मिलेंगे 3 AgCl। ठीक है, यस 3 AgCl यहाँ पे प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, मतलब 3 क्लोराइड यहाँ पे अवेलेबल थे, मतलब ये तीनों ही अवेलेबल थे। ओके, सेकंड केस देखिए, यहाँ पर .5NH3.H2O है, इसको भी HNO3 से ट्रीट किया, सॉरी AgNO3 से ट्रीट किया, इसमें भी आपको 3 ही AgCl मिल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट केस, अब H2 नहीं है, सिर्फ 5NH3 है, पर यहां पर आपको मिल रहे हैं सिर्फ 2 AgCl। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता लग रहा है सर इतने मिल रहे हैं? मैं बता रहा हूं आपको, इतने मिलते हैं, एक्सपेरिमेंटल डेटा है। आपको उसकी शक्ल देख के अभी पता नहीं लगेगा, पर जैसे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे आप आगे, तो आपको समझ आएगा कि ओके यहाँ पे क्या हो रहा था। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो डोंट वरी कि सर ये कैसे आया, विल गेट टू दैट। तो 2 AgCl मिला यहाँ पे आपको। नेक्स्ट केस में आपके यहाँ पे सिर्फ 1 AgCl मिल रहा है, और अगले केस में आपको एक भी AgCl नहीं मिला, नहीं मिला। तो क्वेश्चन इज कि भैया Cl3 इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें था, इन सब में था, तो यहां पे तो 3 AgCl निकले, बाकियों में क्यों नहीं निकले? और लास्ट वाले में तो एक भी नहीं निकला। दैट मीन्स कि जो नेचर ऑफ बॉन्डिंग है उसमें कुछ डिफरेंस है। पहले वाले में बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से हो रही है कि तीनों क्लोराइड आयन की फॉर्म में अवेलेबल हैं। ओके, द 3 क्लोराइड आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आयंस, या वो आयनाइज हो जा रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में जाके। बट इन द लास्ट कंपाउंड द 3 क्लोराइड आर नॉट अवेलेबल एज आयंस, तो शायद वो कोवलेंट बॉन्डिंग में है, बिकॉज इफ दे आर कोवलेंटली बॉन्डेड तो वो क्लोराइड आयन की फॉर्म में अवेलेबल नहीं होंगे और AgCl नहीं बनेगा। तो मीन्स इन सभी में बॉन्डिंग का थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है, CuCl3 सब में था। तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर कि ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, तो यहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी, धीरे धीरे हम समझेंगे इसको कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, तो इंट्रोडक्शन की बात करें अभी, अब स्टार्ट करें। लड़ाइयाँ लड़ ली अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, चलो। एंड कीप योर स्पिरिट्स, कीप योर कॉन्फिडेंस, कीप योर मोटिवेशन ऑलवेज हाई, बिकॉज आप पढ़ रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए, ना आप नंबर्स के लिए पढ़ रहे हो, ना आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, ना आप किसी कॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, आप अपनी जिंदगी में अपनी ग्रोथ के लिए पढ़ रहे हो। बिकॉज लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग फिनोमिना, लाइफ लॉन्ग जर्नी। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट एंड ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ, बिकॉज जिंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अप्स भी आते हैं, डाउन भी आते हैं, अच्छा समय बुरा समय, बट एवरीथिंग इज ओनली फॉर योर ग्रोथ। ये अगर आप समझ के चलेंगे तो आपको बुरे समय में उतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज यू नो इट इज समवेयर फॉर माई ग्रोथ ओनली। अगर अच्छे समय रहे जिंदगी में तो आदमी कभी ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं सिंपल सॉल्ट्स के साथ। NaOH प्लस HCl आपका रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है। तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन में जो सॉल्ट बनता है उसको सिंपल सॉल्ट आप बोलते हैं, और आपने पढ़े भी हैं। नाउ सेकंड कैटेगरी आती है एडिशन कंपाउंड्स की। एडिशन कंपाउंड नाम से ही पता लग रहा है एडिशन करने पे बने, यस। तो दे आर फॉर्म्ड व्हेन स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड्स ज्वाइन टुगेदर। स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स मतलब अगर 2 कंपाउंड जुड़ेंगे तो ऐसे नहीं किसी भी रैंडम अमाउंट में आपने उनको मिक्स कर दिया। अब खाना बनाते हैं तो खाने में मतलब कितना मसाला डलेगा, कितना नमक डलेगा, हर चीज़ बैलेंस होती है ना, यस। वैसे ही जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड एक पर्टिकुलर रेशियो, अब वो रेशियो 1:1 हो, 1:2 हो, 1:3 कुछ भी है, उस रेशियो में कंबाइन करते हैं और एक नया कंपाउंड बनता है, तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है एडिशन कंपाउंड। लाइक KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2 अगर मिलेंगे तो इससे जो कंपाउंड बनेगा उसको लिखेंगे हम KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, यस। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इसको बोलते हैं कार्नेलाइट। पढ़ा ना आपने, कार्नेलाइट। सेकंड इज K2SO4 प्लस Al2SO4 थ्राइस प्लस 24H2O, तो ये बन जाएगा आपका पोटाश एलम, K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O, ये आपका पोटाश एलम बन गया। थर्ड FeCN ट्वाइस प्लस 4KCN, इसको आप लिख दीजिए FeCN ट्वाइस डॉट 4KCN, ठीक है।
तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स के मिलने से बने हैं। जैसे ये 1:1:6 की प्रोपोर्शन मिक्सिंग से बना, ये 1:1:24 की मिक्सिंग से बना, ये 1:4 की मिक्सिंग से बना। फाइन, तो दीज आर कॉल्ड एडिशन कंपाउंड। अब इन एडिशन कंपाउंड्स को भी बच्चों हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और वहीं पे आएगा हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का इंट्रोडक्शन। देखिए, एडिशन कंपाउंड फर्दर क्लासिफाई किए जाते हैं डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में। ठीक है, किसमें? डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नाउ अब यहां तक क्लियर हो गया, और यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो, एक बार उसको रिकैप दिमाग में कर सकते हो कि ठीक है ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अभी तुमने जस्ट स्टार्ट ही किया है पढ़ना। देखिए, डबल सॉल्ट क्या होते हैं, कैसे ये डिफरेंट हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ? तो दोनों एडिशन कंपाउंड्स, ठीक है, तो इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट क्या पॉइंट्स करते हैं? देखिए, डबल सॉल्ट लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, मतलब पानी में जाने पे वो अपनी पहचान गंवा देते हैं। दे लूज देयर आइडेंटिटी, मतलब क्या हुआ इसका? देखिए, K2SO4.Al2SO4 है, इसको अगर आप पानी में डालेंगे तो K पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे, सल्फेट आयंस अलग हो जाएंगे, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे। पानी तो आयन नहीं है, पानी तो पानी है, एक्वस में चला गया। अब ये K पॉजिटिव आयन, अब आपको अगर मैं एक ऐसा सॉल्यूशन दूं और बोलूं बेटा उसमें ये 3 आयंस हैं, क्या आप मेरे को बोल सकते हो कि सर ये पोटाश एलम से बने हैं? डू यू नो द सोर्स? अब वो अलग बात है, मैंने इसको पोटाश एलम को पानी में डिसॉल्व किया था और उससे ये 3 आयंस आए थे, बट अगर मैं आपको ऐसा नहीं बताता हूँ, मैं बस आपको सॉल्यूशन देता हूँ और उसमें ये 3 आयंस हैं, ठीक है, के पॉजिटिव का टेस्ट आपने कंडक्ट किया, टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, उसकी प्रेजेंस कंफर्म हो रही है। सल्फेट का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, उसकी प्रेजेंस कंफर्म हो रही है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो द टेस्ट फॉर ऑल 3 आयंस इज कमिंग पॉजिटिव। दैट मीन्स ऑल 3 आयंस presence is being confirmed through chemical tests. Now, बट इससे उनके ओरिजिन के बारे में कोई आइडिया नहीं मिलता कि वो पोटाश एलम से आए थे। ये पॉजिटिव KOH से भी आ सकता था, राइट? ये KCl से भी आ सकता था, KNO3 से भी आ सकता था, सल्फेट आपका H2SO4 से भी आ सकता था, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आपका बहुत सारे कंपाउंड से आ सकता था। तो हाउ डू यू नो कि ये आयन इसी से आए? नहीं पता लगा ना। तो ये पूरी तरह टूट गया, इसने अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को गंवा दिया, लूज कर दिया। नाउ यू डोंट नो कि ये किस कंपाउंड से ओरिजिनेट हुए हैं, ठीक है, और हर एक आयन अलग हो गया और उसका टेस्ट अगर आप करेंगे तो वो पॉजिटिव आएंगे। फाइन, तो इट एग्जिस्ट एज सच इन क्रिस्टलिन स्टेट, मतलब डबल सॉल्ट जो है ये अपने क्रिस्टलिन फॉर्म में रहते हैं नॉर्मली, और जब पानी में इनको डिसॉल्व किया जाता है तो पूरी तरह अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में ये टूट जाते हैं, और पानी में जाने पे ये अपने हर एक आयन का, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट आयन के लिए पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। मतलब इन तीनों के लिए जो टेस्ट आपने किए वो पॉजिटिव आए, कंफर्म हुआ कि हाँ ये प्रेजेंट हैं। तो इसके एग्जांपल क्या है बेटा डबल सॉल्ट के? जैसे मोहर सॉल्ट है, अमोनियम सल्फेट डॉट फेरस सल्फेट डॉट 6H2O, याद करने पड़ेंगे ये सारे के सारे। कार्नेलाइट KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, क्रोम एलम K2SO4 डॉट Cl2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। तो देखिए, पोटाश एलम और क्रोम एलम में डिफरेंस क्या है? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव को रिप्लेस कर दिया क्रोमियम 3 पॉजिटिव से, मतलब 3 पॉजिटिव आयन ही चाहिए था ना। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हटा के क्रोमियम 3 पॉजिटिव रखा, बाकी सारा का सारा फॉर्मूला सिमिलर है, मतलब 1:1:24 ये वाली प्रोपोर्शन भी सेम है। ये हो गया डबल सॉल्ट, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। देन कम सेकंड कैटेगरी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, मतलब ये अपनी पहचान को बना के रखते हैं पानी में डालने के बाद भी, ठीक है, ये टूट जाएंगे, थोड़ा बहुत आयनाइज होंगे, पर ये अपनी पहचान मेंटेन रखेंगे कि हम कहाँ से आए थे, हम किस कंपाउंड से टूट के आए हैं। ये पूरी तरह नहीं टूटते पानी में, पूरी तरह अपने आयन सारे सारे अलग हो जाएंगे, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं, पूरी तरह नहीं टूटते, और अपने सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट या कॉम्पोनेंट आयंस के लिए ये पॉजिटिव टेस्ट भी नहीं देते हैं। लाइक एफिसिएंट ट्वाइस या 4KCN, इसको ऐसे भी लिखा जाता है K4FeCN6, ठीक है। इसको जब हम पानी में डालेंगे तो ये K पॉजिटिव आयन देगा प्लस FeCN6 4 नेगेटिव, ये। अब दिस इज इंटरेस्टिंग, ठीक है, K पॉजिटिव आयन टूट गया, पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट था ये नहीं टूटा, मतलब Fe2 पॉजिटिव आयन अलग नहीं मिला बाहर आपको, साइनाइड आयन अलग से नहीं मिला बाहर,
तो इफ यू कंडक्ट अ टेस्ट फॉर Fe2 पॉजिटिव आयन, वो टेस्ट नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स Fe2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है। यस, नहीं है। इफ यू कंडक्ट अ टेस्ट फॉर साइनाइड, तो साइनाइड का टेस्ट भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि साइनाइड भी एज अ आयन प्रेजेंट नहीं है। तो ये है प्रेजेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आयन। ये क्या है? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आयन। ये था। तो क्या इस आयन को देख के किससे जनरेट हुआ होगा ये आइडेंटिटी उसकी गेस की जा सकती है ना? यस, क्योंकि इसके ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज है। उस 4 नेगेटिव को बैलेंस करने वाला 4 पॉजिटिव होगा। तो के पॉजिटिव था, तो ठीक है, एक ही आयन है प्रेजेंट यहाँ पे। तो के पॉजिटिव नहीं होगा, कुछ और होगा, पर रफली आपको उसका ओरिजिन की आइडेंटिटी तो पता लगी जाएगी, राइट? तो इस कॉम्प्लेक्स आयन की वजह से इनकी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है और ये पूरी तरह नहीं टूटते। के पॉजिटिव का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, Fe2 पॉजिटिव का टेस्ट मोस्टली नेगेटिव आएगा, साइनाइड का मोस्टली नेगेटिव आएगा। अब मैं मोस्टली क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज आगे हम पढ़ेंगे परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में तभी, ठीक है? तो वो थोड़ा सा डिटेल में, जिनको डिटेल में नहीं जाना उनके लिए वो काम का नहीं है। तो आप ये समझ लो, कॉम्प्लेक्स आयन आगे नहीं टूटता है, सिंपल, राइट? तो इसके कुछ एग्जांपल, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, देन पोटेशियम फेरीसाइनाइड, फेरी में आपका फेरिक Fe3 पॉजिटिव हो गया, ये Fe2 पॉजिटिव था, ये 3 पॉजिटिव हो गया, ठीक है? अब देखो चार्ज की बैलेंसिंग कैसे हुई है। पोटेशियम पे तो 1 पॉजिटिव होता है, साइनाइड के ऊपर 1 नेगेटिव होता है, तो 6 साइनाइड के ऊपर 6 नेगेटिव, 4 पोटेशियम के ऊपर 4 पॉजिटिव, फिर इस आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव ही होना चाहिए था टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी, पूरे सिस्टम को न्यूट्रल बनाने के लिए। यहाँ पे साइनाइड के ऊपर 6 नेगेटिव, इस पे 3 पॉजिटिव, तो इस पे भी 3 पॉजिटिव होना चाहिए था। इस तरह से आपको देखना है कि मेटल पे कितना चार्ज आ रहा है। जैसे K2 पे 2 पॉजिटिव, तो प्लेटिनम पे 4 पॉजिटिव आएगा, तभी जाके Cl6 का 6 नेगेटिव को बैलेंस कर पाएंगे। तो चाहे आप 2KCl.PtCl4 लिखिए या फिर K2PtCl6 लिख लीजिए, या प्रशियन ब्लू KFeCN6, राइट? ठीक है, ये फंडा क्लियर हो गया। तो डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं पानी में जाने पे, अपने सारे आयंस का टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो पूरी तरह नहीं टूटते और अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करते हैं। नाउ अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखिए सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट आपने ये जो लगाई है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं काउंटर आयन। ओके, ये स्टार्टिंग में लिखा हो या इस साइड लिखा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो कैटायन पहले लिखा जाता है, उसके बाद एनायन लिखा जाता है। तो अगर ये कैटायन होगा तो ऑब्वियसली ये पहले आएगा, और अगर एनायन होगा, काउंटर आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो राइट साइड में यहाँ पे लिखा जाएगा सिंपली। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो उसको काउंटर आयन कहते हैं, चाहे वो लेफ्ट में लिखा जाए चाहे वो राइट में लिखा जाए। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं इसको, और फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन, फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि आयरन जो है वो 6 साइनाइड्स के साथ बॉन्डेड है, और फर्स्ट वो उनके साथ बॉन्डेड है, के पॉजिटिव उससे बाहर है, वो सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन में आ गया। तो ये आपका फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन है, ये काउंटर आयन जो है ये आपका सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन में प्रेजेंट है। और उसमें भी ये जो आपका आयरन है, दिस इज योर सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, राइट? ये बात क्लियर है, ये समझ आ गया? ठीक है, सेंट्रल मेटल अभी ये कोई भी हो सकता है ना, आयरन की जगह प्लेटिनम, ठीक है, मतलब मोस्टली ये डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ही होंगे, तो मोस्टली आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। और इस सेंट्रल एटम के साथ ये जो जुड़े हुए हैं ये साइनाइड, और क्या क्या होते हैं, अमोनिया भी हो सकता है आपका, C2O4, ग्लाइसिनेटो, H2O, CO, है ना, ये क्या है, इनको कहते हैं लिगेंड्स। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं लिगेंड्स। तो सेंट्रल मेटल कुछ लिगेंड्स के साथ जुड़ा होता है, जैसे ये 6 हैं, सेंट्रल एटम किस तरह से जुड़ा होगा, 6 के साथ सिर्फ एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये इस तरह से जुड़ा होगा 6 के साथ, इसके ऊपर 4 सॉरी इसके ऊपर कितना आ रहा है, 2 नेगेटिव, और बाहर आपके 4 के पॉजिटिव हैं, ऐसे ही, समझे?
तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब जैसे ये वाला है एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें बताइए ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और ये आपका काउंटर आयन है सल्फेट। कॉपर के ऊपर बेटा चार्ज कितना है, कितना चार्ज है? देखो अमोनिया तो एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, तो अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव है, तो उसको बैलेंस करने के लिए कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। व्हाट इज दिस C2O4? अरे C2O4 होता है आपका ऑक्जेलेटो, मतलब ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलिक एसिड देखा है ना आपने, COH सिंगल बॉन्ड COH, दिस इज योर ऑक्जेलिक एसिड। हाँ जी, तो इस ऑक्जेलिक एसिड से 2 H पॉजिटिव दोनों ही निकाल दीजिए, तो ये बन जाएगा COO नेगेटिव सिंगल बॉन्ड COO नेगेटिव, इसको बोलते हैं ऑक्जेलेट आयन। तो ये ऑक्जेलेट आयन आपका, तो ये C2O4 2 नेगेटिव होता है इसके ऊपर चार्ज। तो इसके 3 हैं, एक के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है तो 3 के ऊपर कितना होगा 6 नेगेटिव। तो फिर एक कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव, क्रोमियम के ऊपर भी 3 पॉजिटिव। अब आपके दिमाग में आएगा सर 3 + 3 क्यों, 2 + 4 भी तो हो सकता है। क्रोमियम की ज़्यादा कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है, ठीक है, और कोबाल्ट की 2 और 3 है, ठीक है, इसलिए 3 + 3 किया इसको। तो ये ग्लाइसिनेटो पढ़ेंगे आगे, इन लिगेंड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। ओके, ये सेंट्रल मेटल है यहाँ पे और ये लिगेंड है। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखी हमने, क्यों, पूरा न्यूट्रल है मामला। NiCO4 ये पूरा न्यूट्रल है, काउंटर आयन कोई भी नहीं है। ये आपका सेंट्रल एटम है और ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड आपका लिगेंड है। CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड है। NaH2 1 पॉजिटिव, तो ये आयन है, ठीक है। सोडियम आपका सेंट्रल मेटल है और यहाँ पे H2 आपका लिगेंड है, 6 लिगेंड्स के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, सो बेसिक आइडिया लग गया टर्म्स क्या क्या होती है हमारे पास। नाउ देखिए जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, यहाँ पे ये जो मेटल है किसके साथ जुड़ा हुआ है, लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है। इस ऊपर मैंने एग्जांपल दिया आपको, आयरन साइनाइड के साथ जुड़ा हुआ है। बट ये जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग है, दिस इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, यही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ये बॉन्डिंग कैसी होती है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही स्पीशीज प्रोवाइड करती है। तो ये मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जहां पर लिगेंड इज द डोनर, तो लिगेंड डोनेट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और क्योंकि लिगेंड इज अ डोनर, तो डोनर को हमेशा क्या कहा जाता है, लुईस बेस, और एक्सेप्टर को क्या जाता है, लुईस एसिड। तो इस तरीके से अगर आप देखें इसको, तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन भी है। मेटल को क्या कहेंगे, लुईस एसिड, और लिगेंड को कहेंगे लुईस बेस। इसलिए कई बार क्वेश्चन भी आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लुईस एसिड कौन है, मेटल, और लुईस बेस कौन है, लिगेंड, क्योंकि वो डोनर है। फाइन। नाउ तो इफ द मेटल इज जिंक 2 पॉजिटिव, ठीक है, अब जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेटल आपका जिंक 2 पॉजिटिव है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d10, तो d ऑर्बिटल्स पूरे भरे हुए हैं, क्योंकि जब लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए खाली ऑर्बिटल भी तो चाहिए होगा मेटल के पास, है ना। यस, तो जिंक 2 पॉजिटिव के पास तो D10 होता है, हाँ, पर 4s 0 है और 4p भी 0 है, मतलब ये खाली है। तो 4s का 1 ऑर्बिटल और 4p के 3 ऑर्बिटल, तो टोटल 4 खाली ऑर्बिटल्स आपके पास मिल जाएंगे s और p को मिला के। तो इसीलिए ZnCl4 2 नेगेटिव इस तरह का कंपाउंड बन सकता है। 4 क्लोराइन से बॉन्ड बना लिया इसने एज ए लिगेंड, तो 4 के साथ बॉन्ड बनाया, 4 खाली ऑर्बिटल इसको चाहिए थे, तो s और p के इस्तेमाल कर लिए। अगर 6 के साथ बॉन्ड बनाना हो तो फिर इसको d ऑर्बिटल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और d ऑर्बिटल फिर अंदर वाले नहीं हो पाएंगे, चलो उसकी कहानी बाद में बात करेंगे हम, क्योंकि वो पूरा डिटेल पूरी थ्योरी है। तो आइडिया लग गया कि जब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए मेटल को भी अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं कि लिए भैया ये मेरा खाली डब्बा है, खाली ऑर्बिटल है, इसमें आप अपने इलेक्ट्रॉन्स रख दीजिए, समझे। नाउ अब नेक्स्ट ये वाला जो परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस, तो दिस इज नॉट फॉर, मतलब जो बच्चे थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं सिर्फ उन्हीं के काम का है ये, उससे कम लेवल वालों के लिए, ठीक है, मेंस नीट वालों के लिए ये काम का नहीं है। हाँ ऐसे सुनना है, आप सुन लो, इट वोंट हर्ट, ठीक है, बट इसके बारे में बड़ा सेंटी नहीं होना है आपको, ठीक है, राइट। चलिए तो देखो परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो कॉम्प्लेक्स आयन है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये वाला आपका डिसोशिएट नहीं होता है, इट इज नॉट एंटायरली ट्रू। K2CdCN4 gives you 2K positive plus CdCN4 2 negative, okay।
ओके, तो एक काम करते हैं, लेट्स डू इट इन द नेक्स्ट सेशन. आई थिंक ऑलरेडी हमारा आधे घंटे से ऊपर हो गया है. तो परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस के साथ नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबा पार्ट है और ये एडवांस वालों के लिए मेन काम का है. ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट हो गया. अब अपनी कॉपीज़ वगैरह पे भी काम करना स्टार्ट कर दो, साथ साथ में अपनी बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिकॉज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको बिल्कुल फोकस्ड अटेंशन इज रिक्वायर्ड, राइट. और फर्स्ट लेक्चर जो है, आई थिंक ये 2 या 3 लेक्चर्स पार्ट में कवर होगा, और उसके बाद सेकेंड लेक्चर से फिर हम, मतलब फर्स्ट लेक्चर के 3 पार्ट बनेंगे और सेकेंड लेक्चर में फिर हम स्टार्ट करेंगे नेमिंग. तो आपको डीपीपी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम, सारी सारी लेक्चर के एंड में ही मिल जाएगी. ओके, चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. कीप शेयरिंग, कीप स्प्रेडिंग द लव अबाउट कैनवस क्लासेस. थैंक यू.